जब तुम ऐसा सोचते हो उससे शादी कर लो, तो मैं यहां बेइज्जत होकर क्या कर रही हूं? आज ही दूसरी बहू का खिताब छोड़ देती हूं तुम्हारी खुशी के लिए। मां, मुझे क्षमा करें, मैं एक अवज्ञाकारी बहू हूं। बहू, मैं शेन युआन से तलाक लेना चाहती हूं। नहीं, तो तलाक ही सही। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूं? तुम मुझे डरा नहीं सकते। बाद में पछताना मत। मुझे कुछ पछतावा नहीं होगा। मां, आज तुम मुझे मारो या डांटो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा हौसला ही पसंद है। मां, तुमने उसकी बात सुनी? यह कैसी बकवास बातें हैं? अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वह बिल्कुल हद पार कर देगी। हाँ, उसे रोकना ही होगा। हम्फ, मुझे पता था। कोई मां ऐसा करती है क्या? बेटे का साथ न देने वाला। आ जाओ, दिल से आ जाओ, आ जाओ, लेखन सामग्री लाओ। दूसरी बहू को तलाकनामा लिख दो। जी माताजी। अरे नहीं, मां, क्या तुमने गलती तो नहीं की? सासू मां ने ऐसा किया, मुझे तलाक की अनुमति दी, मुझे डांटा भी नहीं। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? अभी तक पता नहीं था कि कौन था। गर्दन अकड़ाकर बोल रहा था, तलाक तो तलाक, बाद में पछताना मत। अरे यार, अभी कौन जानता है, कौन पछताएगा? मैं कैसे पछता सकती हूं? जी जी, झगड़ कर थक गई हो ना? जल्दी बैठो, बैठो और चाय पी लो। धन्यवाद, धन्यवाद माताजी। आखिरकार तलाक होने वाला है। मुझे समय का ध्यान रखना होगा। शादी करके आई वो उल्टा सोंग जी जी, बाद में पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना ही। भविष्य की सांस जियांग, यह थोड़ा मुश्किल है। जनरल जी, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? इतनी बेसब्री से मेरे घर आने को तैयार हो रही हो। कुलपत्नी, आपने किसकी बकवास सुन ली? मुझ पर शक करते हैं। कोको, मैं भगवान की सौगंध खाती हूं, मैं जी लिंगजू इस कुल के प्रति कोई लालच नहीं रखती। सच कहूं तो जनरल जी, उन्होंने भी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। जनरल का महल भी बहुत सम्मानित था। लेकिन तुम्हारे पिता जनरल जी खाना पीना जुआ, हर चीज में माहिर थे। घर की दौलत लगभग उड़ा दी। कुछ लोग तो मुझे मारकर हाउस ऑफ मार्क्विस देखो, दोपहर के सूरज जैसी चमक, चापलूसी करने और ताकत पाने के लिए दौड़े आ रहे हैं। यह भी स्वाभाविक ही है। हाँ महोदया, दासी तलाक पत्र ले आई है। युवराज पत्नी कहती हैं, उन्होंने पहले एक लिखा था, बिना हस्ताक्षर वाला। अगर छोटी मालकिन बुरा न माने तो सीधे ले जा सकती हैं। जी जी, तुमने सोच समझ लिया। तो तलाक के कागज पर अंगूठा लगा दो। आज जब तक मैं यहां हूं कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। झांग, जी जी व्यापारी परिवार से है और व्यापार में भी निपुण है। वह निर्णय लेने में तेज और स्पष्ट है। वह निर्णय लेने में तेज और स्पष्ट है। यदि ऐसा न होता, अपने मायके के उन रक्त पिपासुओं को बुलाना और शेन युआन के बोझ तले दबे रहना, उसके मनोबल के साथ और व्यापारिक प्रतिभा के साथ वह निश्चित ही अपनी दुनिया बना लेती। तुम्हारी बारी है। नहीं, साफ तो है घर आने से पहले सुनते हैं बड़े भाई तलाक ले रहे हैं। फिर यह मामला मेरे ऊपर कैसे आ गया? मैं नहीं लिखूंगा। तुम कहो तलाक तो तलाक हो जाए, मजाक है। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मुझे क्या चाहिए? लिखो। मैं नहीं लिखूंगा। तलाक नहीं होगा। मां, शुरू में यह शादी
तुमने मुझ पर थोपी थी, मुझे जीजी से शादी करनी ही पड़ी। अब तुम मुझे तलाक लेने को कहती हो। आखिर हम में से कौन किससे खेल रहा है? तुम। यह सब उस मूल मालिक के लालची स्वभाव के कारण हुआ। जब युद्ध और अकाल एक साथ आए तो शेन परिवार के खर्चे तंग हो गए। उसने सोम जीजी के हाथों में व्यापार से आई बड़ी रकम देखी और इस विवाह का फैसला कर लिया। सोचा कि अगर शेन यान भविष्य में बड़ा आदमी बन जाए तो किसी ऊंचे घराने की लड़की से शादी कर लेगा। अरे बाप रे, अरे मालकिन मालकिन। गण मास्टर, मास्टर, दूसरे मास्टर, तुम जल्दी बोलना बंद करो, मालकिन को मत लाओ, गुस्से से अच्छी उम्र निकल आए। अरे बाप रे। यह उन दोनों के विवाह के बाद शेन युआन सोम जीजी के पैसे उड़ाता था। यह कहना गलत नहीं कि पैसा दिखावा बढ़ाता है। दिन प्रतिदिन संतुष्टि बढ़ती जा रही है। उन दोनों का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा, यहां तक कि जी लिंगजू ने सेना में भर्ती हो गई। यह अवज्ञाकारी पुत्र, मैं एक दिन इसके कारण मर जाऊंगा। माताजी, कोई है? इस मूर्ख को ले जाओ। यह भी रहा, यह न पुरुष न स्त्री वाली छोटी बहन, इसे डंडों से मारकर बाहर निकालो। मैं देखना चाहती हूं मेरे हाउस ऑफ मार्क्विस को छोड़कर वह अब क्या दिखावा कर पाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझ पर डंडा उठाने की हिम्मत? क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है? जो पहले इन्हें बाहर निकालेगा मैं 100 चांदी के सिक्के दूंगा। नहीं, 200 चांदी के सिक्के। दूसरे कुंवर, माफ कीजिएगा। मेरी माताजी आखिर हैं कहा? तुम पागल हो गए हो क्या? गुरु भाई, क्यों न तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन रुक जाओ। जब रानी जी का गुस्सा शांत हो जाए तब लौटना। जल्दी मत करो, कोई मां अपने बेटे को नहीं छोड़ती। सुन रहा हूं राजकुमार कुछ देर में घर से निकाल दिया गया है। लगातार 2 बेटे घर से बाहर फेंक दिए गए और फूरेन चाहे कितनी भी कठोर हो और ये की बात माननी ही होगी। मुझे यकीन नहीं होता और ये बिना देखे रहेंगे। लिंगजू, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। चलो, मैं यकीन नहीं करती, सच में मुझे घर नहीं जाने दे रहे। आया लिन, लिन, तुम रसोई में जाओ, उनसे केकड़े की मलाई वाले पकवान बनवाओ। एक और सूअर का पैर उबालो। अरे हाँ, एक और झींगा पकौड़ी लाओ। जी, मालकिन। मालकिन धीरे चलिए, आप तो गर्भवती हैं। माँ, भाभी, माँ आप झगड़ते झगड़ते थक गई होंगी, मैं कुछ मिठाई लेकर आई हूं, आप चखकर देखिए। जिन, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, जल्दी बैठो। मैं तो बस मायके से लौटे कुछ ही दिन हुए हैं। घर में यह उलट पुलट कैसे हो गई? बड़े भाई बड़ी भाभी के साथ इतने ध्यान से पेश आ रहे हैं। चलो किंग तुम्हें एक उदाहरण दिखाए, इससे मेरी बहस भी बच जाएगी। छोटी भाभी, तुम भी कुछ खा लो, तुमने बिना रुके सफर किया होगा, तुम्हें अवश्य फुर्सत नहीं मिली होगी रात का भोजन करने का। धन्यवाद, धन्यवाद भाभी जी, तुम चिंता मत करो, माँ यहाँ हैं, युआन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम चिंता मत करो। बिल्कुल सही, मैं उसे देख रहा हूं, उसे सबक सीखने की जरूरत है। पर पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वह साफ तौर पर भी नहीं रहना चाहता, फिर तलाकनामा क्यों नहीं साइन कर रहा? शेन परिवार के पुरुष हमेशा नीचता दिखाते हैं, केवल तभी जब पत्नियां उनसे विमुख हो जाती हैं, उनसे घृणा करने लगती हैं। तब वे कदर करना सीखते हैं। पिताजी, सभी प्रियजन, रात काफी गहरा गई है, हम अब आपको विश्राम करने देंगे। महाराज, आप अभी तक क्यों नहीं गए? युआन को भी बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, यह ठीक रहेगा, उसे बाहर की कठिनाइयां महसूस करने दो, देखते हैं कि क्या वह भविष्य में इतना अभिमानी बना रहता है। यह सही मौका है, जीजी को सोचने दो, वह आगे चलकर आखिर करेगी क्या। हाथ में क्या लिया है? ओह, कुछ नहीं, मैं देखूं, मुझे देखने दो। देखो ना, देखो ना, महारानी जी, महारानी जी, मुझे मुझे देखने दो।
वाह, कितनी पतली कमर है। तुम मुझे ऐसे ही कब तक पकड़े रहोगे? नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। हुजूर, तुम अब भी जल्दी नहीं कर रहे। ठीक है, बीबी जी भी जल्दी सो जाइए। धीरे धीरे चलते हैं। किसने कहा था मुझे पहनने से पहले उसकी नजरों में कभी चढ़ा ही नहीं। यह शराब बेकार है। तुम लोग उस फीतियान शराब की दुकान पर जाओ, उनकी सबसे महंगी नूरहोंग ले आओ। जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मालिक, लिंगझू, तुम चाहती हो क्या? बेहतर है जल्दी से उसे यहां से हटा दो। हमारे घर में पहले से ही तंगी है, उसके इतने खर्चे कहां से उठाएं? मैं चाहता था तुम्हारी शादी राजपरिवार में हो, न कि तुम एक बुद्ध की मूर्ति ले आओ। पिताजी जल्दी मत कीजिए, इन दिनों मैंने पहले ही देख लिया है। शेन युआन हाउस ऑफ मार्क्विस में उसकी कोई हैसियत नहीं है। वह इतना फिजूल खर्च कैसे कर सकता है? वह सोम जीजी के पैसे उड़ा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं उनका तलाक नहीं होने दूंगा। तलाक नहीं? फिर तुम शादी कैसे करोगी? औरत तलाक ले तो दहेज अपने साथ ले जा सकती है। सोम जीजी को किसी भी हाल में नहीं पैसे लेकर जाने दिया जाए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पहले उसे वापस भेजो, फिर सोम जीजी को अप्रत्याशित मृत्यु हो जाए। इस तरह दहेज शेन युआन को मिल जाएगा। हाय भैया, तुम लगातार अकेले पी रहे हो, मेरा दिल बहुत दुखी है। अगर मैं न होता तुम और भाभी भी झगड़ा नहीं करोगे। तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह तो उसकी अपनी संकीर्ण सोच है। भाभी तो अंदर घर की महिला हैं और व्यापारी परिवार से हैं, कम जानकारी होना भी स्वाभाविक है। ऐसी औरतें तो गुस्सा होने पर सब नहीं हैं। रोना, दूसरा झगड़ा, तीसरी फांसी वाली चाल है ना। तुम उसे मान जाओ। मैंने उसे माना तो नहीं है। जमीन पर फेंक कर रौंद दिया। भाभी तो गुस्से में थी। क्या ऐसा करें? हम कोई और उसे समझाने वाला ढूंढते हैं। भाभी, क्या वह अभी मायके से लौटी नहीं है? हाँ सही, मैं जीजी के पिता और भाई को बुलाता हूं, उसे ठीक से सबक सिखाते हैं। देखते हैं उसमें अलग होने की हिम्मत बचती है क्या। लिंगझू, तुम ही मेरी चिंता करती हो। महारानी, काम आ गया है क्या? अरे नहीं, नहीं, सोम परिवार के लोग आए हैं। कई लोग आ गए हैं। वे बहुत गुस्से में हैं। वे दूसरी बहू से सवाल करना चाहते हैं। सोम परिवार, सारा परिवार आलसी और खाने का शौकीन है। वे बस सोम जीजी का खून चूसते रहते हैं। मैं उन्हें पहले से ही पसंद नहीं करता। महारानी, हुवे ने मुझे आपके पास भेजा है यह चीज लाने के लिए। यह हुवे ने खुद आपके लिए नरम बनाया है। हुवे कहते हैं इससे मारो, हाथ को चोट नहीं पहुंचेगी। हाथ में क्या लिया है? ओह, कुछ नहीं, उसने उस दिन छुपाया था। अरे यह तो यही है। धत्तेरे की, अलग होने की बात क्यों ला रहे हो? अब भी घुटने नहीं टेके। यो आन से माफी मांग लो। सोम जीजी, अब नाटक शुरू होता है। अब तुम आराम से मजे करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे घुटने क्यों टेकने होंगे? पिताजी, अगर आज आप चावल तो फिर वापस जाइए। अवज्ञाकारी बेटी। अच्छा विवाह, लोग तरसते रह जाते हैं। तुम्हारे मायके के भाई अब से
हमें तो राज परिवार पर भरोसा है। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक की बात करने की? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। पिताजी, ससुर जी, समधिन, तुम यह क्या कर रहे हो? वह पागल हो गई है क्या? ससुर जी को भी मार डाला। माँ, मुझे मारो तो ठीक है। यह तो जीजी के पिता हैं। तो क्या हुआ? सोम जीजी की माँ बचपन में ही चल बसी थीं। उन्होंने बड़ा दहेज छोड़ा था। लेकिन सोम किंगदे 3 महीने भी नहीं हुए थे, उसने तुरंत दूसरी शादी कर ली। अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ एक के बाद एक बच्चे पैदा करते रहे। दूसरों पर निर्भर रहकर भी अकड़ दिखाता था, लेकिन उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार होता था। उसे नौकरानी की तरह काम में लगाया जाता था। सोम परिवार में उसके अलावा सब एक भी अच्छा इंसान नहीं है। मार्किस पत्नी, भले ही आपका पद ऊंचा है, मारपीट तो नहीं कर सकते। मेरे पिता ने आपका अपमान नहीं किया। यह मामला सौदे तक पहुंचेगा। हम भी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। तो जाओ अधिकारियों से शिकायत करो। बस कुछ रुपए का हर्जाना भर देना है। भले ही एक कोड़ा, भले ही एक कोड़ा। 10 तोले चांदी चाहिए। मैं भी कर सकता हूं। तुम्हारे सिर सुअर जैसे बना दूंगा। इसे ही कहते हैं, बुरे को बुरे से ही सबक मिलता है। महारानी, क्या आप जीजी के तलाक की बात से ही ऐसा कर रही हैं? मैं उसे अच्छी सीख दूंगी। आप शांत हो जाइए। तुमने हौ परिवार में शादी की है। हौ परिवार ही तुम्हारा घर है। पहले मैं तुम्हारे पिता था, जिसने तुम्हें हमेशा मायके जाने दिया। इसीलिए तुम्हारी आदतें बिगड़ गईं। बुरी आदतें। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी माता पिता की भक्ति है, तो युवान की तरह अच्छी तरह जीवन बिताओ। इन फालतू बातों में मत पड़ो। अरे पिताजी, क्या मुझे भी नहीं है खुशी गम का अधिकार? हवेली में मेरा जीवन कैसा है, तुमने कभी पूछा ही नहीं। अब भले ही मैं तलाक ले रही हूं, तुम बिना सोचे समझे मुझे डांटते हो। क्या शादी करके मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही? घर में पिता की आज्ञा मानो, शादी के बाद पति की आज्ञा मानो। पति की आज्ञा ही सर्वोपरि है। यह प्राचीन काल से ऐसा ही है। और सुनो, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। इतनी ऊंची ऊंची बातें मत करो। तुम लोगों ने जो जीजी को मायके भेज दिया, वह इसलिए क्योंकि जीजी बिना शिकायत किए मेहनत करती रही। सोम परिवार की दुकानों का प्रबंधन करने में तुम्हारी मदद करूं। अगर जीजी थोड़ी भी उपयोगी नहीं है, तो तुम उसे केवल एक बोझ समझोगे। मार्किस की पत्नी, यह जीजी तो एक लड़की है। वह क्या खास काम कर सकती है? सोम परिवार का यह व्यवसाय, वह बस छोटे मोटे कामों में दौड़ भाग कर सकती है। छोटे मोटे काम करो। सोम परिवार की पहचान छोड़कर वह कुछ भी नहीं है। जीजी, तुमने सुना क्या? चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, आंखें लाल करके जागना, वे तुम्हें याद नहीं रखेंगे। थोड़ी सी भी अच्छाई, फिर भी तुम्हारा ख्याल आएगा। तुमने उनका फायदा उठाया। ऐसे परिवार आशीर्वाद, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह तुम्हारे भले के लिए है? अच्छा, अच्छा। जब तुम लोग ऐसा सोचते हो, तो आज मैं तुमसे सब संबंध तोड़ता हूं। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम यह क्या कर रहे हो? किस तरफ खड़े हो? तुम ही बताओ। अरे कोई है, आओ। वेनफैंग से तलाकनामा लिखवाओ और दूसरी बहू को भेज दो। जी मालकिन। माँ, आप इसमें क्यों पड़ रही हैं? यह सोम परिवार का मामला है। ये सोम परिवार के लोग, क्या तुमने ही उसे नहीं बुलाया था? क्या यही वह दृश्य नहीं है जो तुम देखना चाहते थे? ओह नहीं, तुम्हारे उस मूर्ख दिमाग से ऐसी कुटिल चाल सोची भी नहीं जा सकती। यह जनरल जी के छोटे पुत्र की सलाह है ना तुम्हारे लिए। बस बहुत हो गया। गुरु भाई, मैं तो बस चाहता था कि भाभी तुमसे माफी मांग लें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अड़ियल निकलेंगी। सोम परिवार से सारे संबंध तोड़ना बेहतर समझा, लेकिन आधा इंच भी नहीं झुकी। बीबी जी, रिश्ता तोड़ने का पत्र लिखा जा चुका है।
पिताजी, यह मेरी आखिरी बार है। आज से आगे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब कोई लेना देना नहीं रहा। यह रिश्ता तोड़ना, तलाकनामा, मैं हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा। अगर तुम और उपद्रव करोगे तो मैं अदालत जाऊंगा, तुम्हारे नालायक होने की शिकायत करूंगा। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और मुसीबत में फंस जाओगे। मजाक? यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। अरे कोई है, इसे पकड़ो, अंगूठा लगाओ। जी, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम यह दुष्ट स्त्री, बहुत ज्यादा हो गया। मुझे मजबूर किया गया है। मैं अधिकारियों से शिकायत करूंगी। भले ही तुम मार्क्विस की पत्नी हो, उस समय मुझे भी सबक सिखाना होगा। कौन अधिकारियों से शिकायत करना चाहता है? कौन अधिकारियों से शिकायत करना चाहता है? महाराज, महाराज आप आ ही गए। महाराज आपको मेरा न्याय करना होगा। यह जियान महिला चाहे कितनी भी उच्च पदवी वाली क्यों न हो, वह बस एक अंतःपुर की स्त्री है। फिर भी हुजूर की ही सुननी पड़ेगी। वह इतनी उद्दंड और अशिष्ट है। हुजूर निश्चित ही उसे सबक सिखाएंगे। हुजूर, हुजूर की पत्नी ने सीधे मारना शुरू कर दिया और मुझे व मेरी बेटी को मजबूर किया रिश्ता तोड़ने के लिए। अगर यह बात बाहर फैल गई, लोग हाउ परिवार को कैसे देखेंगे? पिताजी आप माताजी को समझाइए। वह पिता और बेटी का रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर रही है। यह तो बिल्कुल अनुचित है। मजबूर करना क्या होता है? जीजी खुद रिश्ता तोड़ना चाहती है। असल में तो आप लोग हैं जो उसकी इच्छा को दबाना चाहते हैं। यह सोचा नहीं था। मेरी पीड़ा को सबसे अच्छी तरह समझने वाली मेरी सास ही हैं। अब मार्क्विस भी आ गए हैं। मार्क्विस की पत्नी, आप तो केवल अंतःपुर की एक स्त्री हैं। इस मामले में हस्तक्षेप न करना ही बेहतर है। मेरी कलाई पर अभी भी चोट के निशान हैं। मैं जोर देकर इसे अदालत तक ले जाऊंगी। तुम भी सह नहीं पा रहे। क्या यहाँ कोई है? मालकिन को मारते देखा? नहीं देखा। हमने कुछ नहीं देखा। तुम लोग पक्षपात कर रहे हो। युआन, तुमने ही मुझे बुलाया है। कुछ तो बोलो। ससुर जी, ससुर जी, मैं, हालांकि मां जिद्दी हैं, लेकिन मैं सच में नहीं देख सकता कि उन पर मुकदमा चले। मैंने भी नहीं देखा। क्या बेकार चीज है। इंडियन हाउस के मालिक ने जियान परिवार को बचाने के लिए इतना जुल्मी बन गया। तुम मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक साधारण आदमी हूं, विरोध करने की ताकत नहीं। जब रिश्ता टूट ही गया है। सोंग जी, अब से ससुराल में कोई समस्या हो तो रोने मत लौटना। अपनी बातें रख लो। तुमने कभी जीजी का साथ कब दिया? तो बस इसलिए क्योंकि तुम जीजी के हाउस ऑफ हॉ के रिश्तों का फायदा उठाना चाहते हो। अच्छा, अपने बेटे के लिए रास्ता बनाना चाहते हो। अरे कोई है? इन दोनों को बाहर निकालो। आज से सोम परिवार और हाउस ऑफ मार्क्विस का कोई संबंध नहीं रहेगा। अब तुम लोग मार्क्विस के नाम का सहारा लेकर काम नहीं कर सकते। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा सताते हो। सोंग जी, तुम यह कृतघ्न इंसान, कृतघ्न। शांत रहो। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चलूंगी। मैं तो बस जीजी को झुकाना चाहती थी। यह सब ऐसा कैसे हो गया? महोदया, तलाक पत्र मैंने लेखन कक्ष से मंगवाया है। दोबारा एक नया लिखा है। छोटी बहन, मैं पहले जा रहा हूं। उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मैं तीसरे कुंवर हूं। तुम लोगों ने सब उलट पुलट कर दिया। पुराना नियम, पकड़े गए 200 तांबे के सिक्के। पिताजी कृपया मुझे बचाइए। मां, वह वास्तव में बहुत अत्याचार कर रही हैं। हाय, वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? यह एक भूल है। महोदया, पति होने के नाते मैंने उसे पकड़ लिया है। पिताजी आप नहीं हैं। अलग होते हो या नहीं? नहीं होते। अलग होते हो या नहीं? नहीं होते। अलग होते हो या नहीं? नहीं होते। अलग होते हो या नहीं? कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती।
माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें अलग करने पर तुले हो। किसने अलग किया तुम्हें? पहले कौन कहता था छोड़ दूंगा? यह जीजी को पछतावा नहीं करने देना चाहिए। तुम्हारा सारा अहंकार सिर्फ तुम्हारी जुबान में है। कैसे अपने ही कहे हुए शब्द अब मानने से इनकार कर रहे हो? मैडम हो, आप ऐसा नहीं कह सकती। कहावत है 10 मंदिर तोड़ दो पर एक विवाह नहीं तोड़ो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बस करो उसे और मत सताओ, फिर हम दोनों की पिटाई हो जाएगी। वे देखो अपने पैदा किए अच्छे बेटे को बाहर वालों का साथ देना। मैं बहुत दुखी हूं। अभी भी भागते नहीं? नहीं, माँ अभी भी बहुत गुस्से में हैं। हम उनसे सीधे टकराव नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे योजना बनानी होगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम्हारी लंबी योजनाओं का खर्च उठा सकें? मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ। फू, जीजी ने आखिर माँ को कौन सा जादू पिलाया है कि माँ हर बात में उसका साथ देती हैं? यह तुम्हारी ही कमजोरी है। एक छोटी सी व्यापारी की बेटी तुम्हें अपने वश में कर लेती है और तुम्हें हवेली से निकलवा देती है। बिल्कुल नहीं, मैं व्यर्थ प्रयास नहीं कर सकता। सब कुछ बेकार ही जाएगा। शिष्य भाई, क्यों न तुम भाभी से माफी मांग लो और तलाक का कागज वापस ले आओ। असली मर्द वही है जो झुक भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। भाभी का तो अब अपना मायका भी नहीं रहा। आगे के दिन तो बस ससुराल वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी आपकी ही चलेगी। भले ही तुम राजघराने के हो, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। जबरदस्ती क्या होती है? हमारी छोटी बहू जी कहती हैं, पहले सोम परिवार का सारा काम छोटी बहू जी ही देखती थी। उसका हिस्सा तो बनता ही है। दूसरी बहू और तुम्हारे सोम परिवार का अब कोई लेना देना नहीं रहा। हम तो बस दूसरी बहू का उचित हिस्सा ले रहे हैं। यह तो स्वाभाविक है। लेकिन यह सामान तुम लेकर क्या करोगे? यह कैसे बेकार है? हमारी छोटी बहू को चाहिए अपना अलग व्यवसाय शुरू करना। अब से तुम्हारे सोम परिवार को फिर कभी हाउस ऑफ मार्क्विस के रिश्तों का फायदा उठाकर व्यापार नहीं करना चाहिए। बहुत बेशर्मी की बात है। तुम अरे यार, यह सोम किंगडे दिन भर अपने आप को राज परिवार का रिश्तेदार बताता है। अब खुद ही फंस गया। यही सही हुआ। वह जीजी की मृत मां के पैसे उड़ा रहा है और जीजी को दासी की तरह हाँकता है। उसकी मां का जल्दी गुजरना भुनाता है। यह सब कर्म का फल है। सोम जीजी खुद का व्यापार करना चाहती है। हमारा घराना एक प्रतिष्ठित परिवार है। बहू को बाहर कैसे जाने दें? हर जगह सबके सामने आना जाना। सीनियर ब्रदर, आप ही बताइए क्या यह सही है? लेडी हाउ ने भाभी से मुलाकात की। व्यापार से अच्छी कमाई होती है, इसीलिए उन्होंने यह सब करवाने का इरादा किया ताकि खुद को भी एक हिस्सा मिल सके, ताकि खुद को भी कुछ लाभ मिल सके। यह बिल्कुल संभव है। अगर मां लालची न होती तो शुरू में उन्होंने कभी नहीं होने दिया होता कि मैं और जीजी शादी करते। अगर आगे चलकर जीजी व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाती है, मां उसकी और भी ज्यादा रक्षा करेगी। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। इस धंधे को सफल बनाओ। गुरु भाई, कैसी खबर है? क्या पता चला? मैं हाउस ऑफ हॉ के साथ हूँ। व्यापारिक घर पहुंच गया। सुनो, उनका कहना है कि भाभी अनाज जमा करना चाहती हैं और यह कोई छोटा सौदा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार है। अनाज का भंडार। पिछले महीने मैंने पिताजी से सुना था दक्षिण में लंबे समय से सूखा है, बारिश नहीं हुई। वह इस मौके का फायदा उठाकर अनाज जमा करना चाहती होंगी ताकि पतझड़ में फसल कम होने पर बेच सकें, फिर ऊंचे दामों पर बेच देंगे। भैया, चूंकि अनाज जमा करने से पैसा कमाया जा सकता है तो हम पहल क्यों नहीं कर लेते? इससे एक तो पैसा मिल जाएगा, दूसरा भाभी का यह इरादा टूट जाएगा और वे आपके साथ अच्छे से रहेंगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अनाज खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं उधार ले आऊंगा, फिर जब पैसा कमाएंगे तो लौटा देंगे। भाभी तो सिर्फ औरतों जैसी सोच रखती हैं। बस यह सौदा नहीं होने देना है। देर उन्हें तुम्हारे आगे झुकना ही पड़ेगा। लिंगझू, तुम सच में मेरे भरोसेमंद भाई हो। मेरे लिए तुमने बहुत मेहरबानी की। बेवकूफ, जब मैं पैसे कमाऊंगा, अगर तुम हवेली नहीं लौट सके, मैं तुम्हें भी बेच दूंगा। हवेली का मालिक लौट आया है। भेंट से संतुष्ट होना। नाप ठीक है। हैंडल बिल्कुल मेरे हाथ के आकार का है। क्या वह जाना पहचाना है? क्या वही है? तुम
बीबी जी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, फिर कभी बात करेंगे। क्या बात है महोदया, आपका अनुमान सही है। जी लिंगजू वास्तव में आ गई। हमने पिछले दरवाजे से खबर ली। जनरल का महल इतना बड़ा है, धन की कमी हो गई। जिस शेन युआन को वह लंबे समय से पीछा कर रही थी, उसे मैंने हाउस ऑफ हाउस से फिर बाहर कर दिया। वह बेचैन न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सारी खबरें फैला दी गई हैं? मालिकिन ने आदेश दिया है, मैंने पूरा कर दिया है। उस छोकरी को संभाल कर रखना, कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। माँ, क्या जीजी की सारी चीजें वापस मिल गई हैं? हाँ, बैठिए। धन्यवाद माताजी। मेरी माताजी का दहेज सोम परिवार से वापस ले लिया गया है। जीजी आपकी अत्यंत आभारी है। अरे कोई बात नहीं। और हाँ, ठीक है। अरे हाँ, तुम्हारी दुकान भी तैयार होने वाली है। तुम क्या बेचने की सोच रहे हो? मैंने सुना है इस साल दक्षिण में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, फसल खराब है। मैं अनाज का एक बैच खरीदने का इरादा कर रहा हूँ। अगर शरद ऋतु में फसल कम होती है तो यह अनाज मैं ले सकता हूँ। महंगे दामों पर अमीरों को बेच दो, कुछ हिस्सा पीड़ितों की मदद के लिए अलग कर दो। मूल कहानी के अनुसार न तो सूखा पड़ा था और न ही अकाल। इसका मतलब है कि जल्द ही बारिश होगी। अनाज जमा करने का यह घाटे का धंधा जी लिंगजू को ही करने दो। जी जी, मुझे लगता है कि हम भोजन जमा न करें। माताजी क्या सोचती हैं? जी जी ध्यान से सुन रही है। लिंगजू, क्या तुम सच में सब ले लोगी? मैं तुम्हें नहीं जानती। यह तो सूदखोर का कर्ज है। अगर हम यह कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या होगा? भैया, क्या तुम चाहते हो भाभी के साथ फिर से मिलमिलाप हो जाए? अगर हमने इस सारे माल को एक साथ नहीं खरीदा, अगर भाभी का धंधा चल निकला, तो वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। मैं समझ गया, तूने मेरी तरफ से आवाज उठाई बस हमारी दोस्ती की वजह से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए इतना बोझ उठाए। तेरे लिए? क्या तुझे सच में लगता है कि तू कोई दूसरा पान अन है? दोनों साहब, क्या लेना है? हम सामान खरीदना चाहते हैं। मेरा नाम श्याओ हुआइजिन है। मैं यहाँ का मालिक हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जी लिंगजू है। सुश्री जी, आप वाकई में असाधारण हैं। आम महिलाओं से अलग हैं। एक नजर में ही समझ आ गया कि आप असाधारण हैं। अंदर आइए। लिंगजू, क्या तुम एक बार और सोचना चाहोगी? अगर व्यापार नहीं करना तो वापस चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। लिंगजू, क्या सिर्फ पैसों के लिए है या फिर मेरे लिए? श्रीमती जी, आप कौन सा माल खरीदना चाहती हैं? यह राजधानी का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना है। जो चाहो वही मिलेगा। मैं अनाज की एक खेप खरीदना चाहती हूँ। श्रीमती जी, आपकी नजर बहुत तेज है। गर्मियों में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है। अभी अनाज जमा करने का सही समय है। बस एक बात है, सभी लोग, सबका यही इरादा है। अनाज की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। मांग पूरी नहीं हो पा रही, तो अभी यहां सामान नहीं है। मिस जी, सच कहूं तो श्याओ ने खुद बहुत सारा माल जमा कर रखा है भविष्य के लिए। आज कुमारी जी से पहली मुलाकात में ही पुरानी दोस्ती जैसा लगा। आपकी पसंद की चीज देने को तैयार हूं। 50 बोरे सफेद चावल, 60 तोले सोना काफी होगा। बस इतनी आशा है कि काम पूरा होने के बाद कुमारी जी कृपया मेरी बात स्वीकार करें और मेरे साथ राजकीय झील की सैर पर चलें। श्री जियो के स्नेह के लिए आभार। लिंगजू तुम्हारे पीछे पड़ गया है। उसे आसानी से हाँ मत कहना। ये महोदया आपकी एक मित्र हैं। वह नहीं समझते, ध्यान न दें। एक दोस्त दोस्त लिंगजू, हम दोनों तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं। मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूं। श्री शियाओ मुझे यह देने को तैयार हैं। यह उनकी मेरी कदर है। इतना सोचती हो? मैं ऐसा नहीं है। यह बात मुझे पहले सुनने जैसी लगती है। तुम जैसी अंदरूनी महिलाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। राई के दाने जैसी छोटी बात, उस पर भी गुस्सा करती हो। मैं शेन भैया को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हम दोनों आपस में भाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो जीजी ने उस समय ऐसा ही एहसास था। मैंने आखिर क्या कर डाला?
मैंने कह दिया था, अगर तुम्हें यह सौदा करना मंजूर नहीं है तुम बस घर जाओ। ठीक है, तुम्हें यह पैसा कमाने का इतना मन है तो कमाओ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। मेरा और जीजी का मामला, अब आगे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहते हो? मालिक शाओ, हम सामान मंगवाना चाहते हैं। भाभी जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। सारा अनाज तो मैंने ही ले लिया है। लिमिन ट्रेडिंग हाउस का क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी है फैसला करने की। जब तक सौदा पक्का नहीं हो जाता तब तक जो ज्यादा कीमत देगा उसे ही मिलेगा। हाओ की पत्नी शाओ यहां शांतिपूर्ण हाओ के परिवार की प्रसिद्धि सुनता आया है। बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन सुश्री जी, वास्तव में पहले मेरे साथ बात तय हुई थी। यह सौदा वह जो भी देगी मैं उससे अधिक दूंगा। भाभी जी, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? क्या आप दे पाएंगे? हाउस ऑफ हॉ का धन और दबदबा होने पर भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था मुझसे झगड़ने के लिए मनमाने ढंग से निपटाना। अरे, हमारे हाउस ऑफ हॉ का धन और दबदबा ही है, मैं उड़ा सकता हूं। तुम जल्दी करो। हाँ मालकिन, आप मुझ पर दबाव न डालें। जनरल के महल में निश्चित रूप से नहीं है। मार्किस का महल धनी है। आप कुमारी जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? मालिक शाओ, मैं लिंगजू भी आपको कठिनाई में नहीं डालूंगी। यह राशि हमारा जनरल महल चुका सकता है। अरे लिंगजू, तुम जीजी से झगड़ा मत करो। फिर छोड़ो भी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ कुमारी जी, क्योंकि सौदा तय हो गया है तो अभी भुगतान कर दो। यह व्यापारिक नियम है। ये दोनों रुपए की चिट्ठियां हैं। ठीक 100 तोले सोना बदला जा सकता है। ठीक है भाभी, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूं। तुम्हारा स्वभाव ही संकीर्ण है। व्यापार जैसा काम वास्तव में मेरे लायक नहीं है। तुम जैसी औरतें। मैंने तो चाहा भी नहीं था। तुमने ही शुरुआत में अनाज का जिक्र किया। दिखावा मत करो, तुम अनाज जमा करना चाहती हो। साल के अंत में अकाल पड़ने का इंतजार कर रही हो। एक और मोटी कमाई कर लें। केवल तुम्हारे जैसे बेशर्म इंसान ही अनाज का भंडार करना चाहेंगे, मुसीबत में फंसे लोगों से पैसा कमाने के लिए। दुकानदार शाह, हमारे पहले तय किए गए जड़ी बूटियां मैं तुरंत नौकरों को ले जाने भेजूंगा। औषधीय जड़ी बूटियां। क्या तुम लोग अनाज संचय नहीं कर रहे थे? तुम्हारे झूठे दावे। अंदरूनी महिलाओं को तुच्छ समझते हो, अपने व्यापक ज्ञान का डींग मारते हो। मेरी नजर में इस दुनिया के मामले तुम बिल्कुल नहीं जानते। कल दक्षिण में हर जगह मीठी बारिश हुई। महाराज, लोग नदी की मरम्मत के लिए भेजे गए हैं। सूखे की समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। मुझे मूर्ख न बनाओ। राजधानी के सभी व्यापारियों ने अनाज जमा कर लिया है। यहां तक कि श्रीमान श्याओ ने भी अनाज जमा किया है। मिस जी, खोंगरो एनजीएचए, सौदा तो पक्का हो चुका है। अब पीछे नहीं हट सकते। नाव की बात तो बाद में देखेंगे। तुम लोगों का क्या मतलब है? मतलब यह कि तुम्हारी बड़ी घाटा हुई है। तुम लोग पहले से जानते थे। मैं और सुश्री सोंग व्यापार के दौरान ही मिले थे। बस दुख इस बात का है कि तब उनके दिल में सिर्फ तुम थी। अब जब वह अलग हो चुकी हैं, मैं कल ही शादी का प्रस्ताव लेकर जाना चाहता हूं। जाने की हिम्मत तो करके देखो। वह मुझे छोड़ चुकी है, मैंने किसी से शादी नहीं की। मुझे विवाह का प्रस्ताव क्यों नहीं रखना चाहिए? जी जी, क्या तुम सच में इतनी जल्दी दूसरी शादी कर लोगी? मेरी शादी करना या न करना तुम्हें इससे क्या लेना देना? अरे, क्या तुम यह नहीं मानते? क्या जीजी तुम्हारे अच्छे भाई से कम है? अब जल्दी क्या हुई? मैं देख रहा हूं यह तुम्हारा अच्छा भाई है। चेहरा ठीक नहीं लग रहा। बेहतर होगा जल्दी उसे घर ले चलो। खत्म, सब खत्म हो गया।
भैया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। इतना पैसा डूब गया। भैया, तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। जी जी, चलो चलें। हाँ, मुझे छोड़ दो। शिष्य भाई, मुझे छोड़ दो। जी जी। श्याओ साहब, आज आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरे साथ यह नाटक किया। जी जी, मैंने अभी शेन युआन से जो कुछ कहा, वह नाटक नहीं था। वह सब मेरे दिल की सच्ची बातें थीं। श्याओ साहब की कृपा पाकर पसंद और प्रशंसा, यह जीजी के लिए सौभाग्य की बात है। बस अब मैं दोबारा विवाह करने का इरादा नहीं रखती। मालिक जियो के स्नेह के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूं। यह जियो हुआइजिन भी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बस अफसोस की बात है, जीजी का उसके लिए कोई भावना नहीं है। बिजली, दुखी मत हो। आगे चलकर अगर शेन युआन उसके साथ बुरा व्यवहार करे, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। क्या पैसे नहीं हैं और चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे 100 सोने के सिक्के उधार मांगने की? क्या तुम अब भी सोचते हो कि जनरल का महल पहले जैसी प्रतिष्ठा रखता है? जनरल जी, वह तो बहुत पहले ही निकम्मा हो चुका है। मैं तुम्हें बताता हूं, 7 दिन बाद अगर तुमने फिर से कर्ज नहीं चुकाया, तो मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगा और तुम्हें वेश्यालय में भेज दूंगा। रुको, सूदखोरी कर्ज तो कानूनन गैरकानूनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यह नया चेहरा कहां से आया? तुमने पहले पूछताछ भी नहीं की। मेरा असली रुतबा क्या है? उसने भी उधार लिया था। वह पिंगयांग हाउस के राजकुमार हैं। पिंगयांग हाउस से पैसे मांगो। लिंगझू, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हारी रक्षा की। तुम इतने बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूं? मैंने इतनी देर से मेहनत से योजना बनाई। हरगिज नहीं करना चाहिए था। किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी गलती तुम जैसे निकम्मे पर भरोसा करना था। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुम भी बचकर नहीं जा पाओगे। यहां नाटक मत करो। कौन नहीं जानता, इन 2 दिनों में वह पिंगयांग हाउस से निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए, तो सीधे पिंगयांग हाउस से मांगो। भले ही हाउस ने उसे त्याग दिया, पर उसकी पत्नी के पास तो धन की कमी नहीं। तो नीच औरत फिर भी चीची से तेरा कर्ज चुकवाना चाहती है। मैं इन दोनों को बांध दो। कितना संतोष मिला। माँ, चीची बैठो। एक और प्याला ले आओ। बिल्कुल सही समय है माँ के साथ एक प्याला भरने का। तुम्हारी दुकान के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए, जो जल्द ही खुलने वाली है। अरे माँ, मैं तो नहीं पीऊंगा। मुझे जल्द ही जड़ी बूटियों की गिनती करने जाना है। ऐसी बात है। अच्छा ठीक है। तो तुम्हें माँ से क्या काम है? हालांकि माँ, मैं और युआन इस विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, पर मैंने बहुत सोचा, फिर भी इसे अदालत में नहीं भेजूंगी। जी जी, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या तुम अब भी उसे माफ करने का विचार कर रही हो? वास्तव में गहराई से सोचो। युआन हालांकि जिद्दी और भोला है, पर दिल से बुरा नहीं है। जब हम झगड़ा नहीं करते, तो वह मेरे प्रति बहुत अच्छा रहता है। आखिरकार जवानी के जोड़े हैं हम। त्याग न सह पाना भी स्वाभाविक है। अगर तुमने इस बार उसे माफ कर दिया, तो भविष्य में वह फिर धोखा देगा। मैं कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसे सिर्फ एक ही मौका दूंगी अपनी गलतियां सुधारने का। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। तो यह तलाकनामा, माताजी बस इतना ही कर दीजिए। अगर वह छोटा दुष्ट अगली बार फिर बीमार पड़ा, तो मैं यह निकाल लूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। माताजी, आपका बहुत धन्यवाद। महोदया, महोदया, बुरी खबर है। अन साहब की पिटाई हुई है। चेहरा खून से लथपथ है। दरवाजे पर फेंक दिया गया। कौन सी लिन्मा? तुम मुझे उसके पास ले चलो। चलो तमाशा देखते हैं।
शराब पीकर तमाशा देखने मत जाओ। कैसी शराब, कैसी शराब? मैं यहां आने से पहले कुछ ग्राहकों को अभी शराब पिलाकर गिराया है। तुम मुझे कम आंक रहे हो। यहां शराब बनाने का तरीका अलग है। यहां की शराब जल्दी चढ़ती है। मेरी राय में हमें नहीं जाना चाहिए। जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। सही कहा, तुम तो बड़े चालाक हो। कल रात मैंने शराब पीकर कुछ गलत तो नहीं किया? कल रात उन्होंने मुझे ऐसे ही पकड़कर रखा, पूरी रात सोते रहे। असल में दरअसल कल रात तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं थी। बीबी जी ने शराब पी ली है। तुम्हारी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच पति पत्नी हो। वास्तव में तुम। मां, मुझे पता है मैंने गलती की। कृपया मुझे घर वापस आने दो। बाहर निकल जाओ। युवान को पता नहीं है। आप कल रात मां के कमरे में सोए थे। आपकी नींद में खलल डाला। पिताजी, कृपया मुझे क्षमा करें। माताजी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। मैं मूर्ख हूं। मैंने स्पष्ट देखा नहीं। जी लिंगजू की विशैली मंशा ने जीजी को बहुत दुख दिया। पर मैं सच में समझ गया कि मैं गलत था। दूर हटो। जीजी, तुम क्या सोचती हो? मां, युआन का बकाया कर्ज मैंने आधा चुका दिया है। बाकी आधा उन साहूकारों को जनरल जी के पास भेज दो। सुना है कल रात जनरल के महल में सब कुछ खाली कर दिया गया है। यही समाप्त होता है। अब से मैं पीछे भी नहीं पड़ूंगा पुरानी बातों का। अच्छा है कि तुमने सोच समझकर फैसला किया। धन्यवाद प्रिय। अब से मैं नेक इंसान बनकर रहूंगा। मैं तेरी पत्नी कब हुई? मैंने तेरे लिए 50 सोने के सिक्के चुकाए हैं। आज से ही तू मेरी दुकान पर आकर नौकर बनकर काम करेगा। जब सारा कर्ज चुका देगा तब फिर से साथ रहने की बात करेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जो भी हो जाए। आओ। एक सफेद कपड़े पहनी लड़की है। हवेली के दरवाजे पर घुटने टेके हुई है। आप और मालकिन से मिलने की विनती कर रही है। क्या वह लड़की ये नाम की है? हाँ, वह अभी बैठक में बैठी है। बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। मुझे आपको बुलाना पड़ा। महोदया, पहले जाएं। मैं कपड़े बदलकर आता हूं। उत्तरी सीमा शहर की लड़ाई में बहुत भीषण संहार हुआ। ये परिवार के सभी पुरुष योद्धा शहीद हो गए। श्रीमती ए ने यह दुखद समाचार सुना और वे भी चल बसी। ये परिवार बस योंगजन की अनाथ लड़की बची है। पहले बूढ़ा जनरल ये शेन मूर्ख पर मेहरबान था। दोनों परिवारों ने रिश्ता तय किया तो शेन परिवार के छोटे बेटे को और बूढ़े जनरल ये की छोटी पोती ये लिंगलोंग को सगाई तय हो गई है। हाउस की मालकिन, मैं जानती हूं कि इस बार मेरा यहां आना बहुत अचानक है। लेकिन अब पिता और भाई दोनों युद्ध में शहीद हो गए हैं। मैं एक अकेली अनाथ लड़की हूं। ये जिया सेना को बचाना चाहती हूं तो केवल हाउस के साथ विवाह संबंध बनाकर ही संभव है। शेन युलिन से जल्द विवाह कर लो ताकि हाउ ये की कृपा प्राप्त हो। सेना का मनोबल बनाए रखो। कृपया इसे स्वीकार करें महोदया। फू नहीं। फू माताजी, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मिस ये से विवाह करूं।
अरे निकम्मे इंसान, तुम इस समय मिस ये से सगाई तोड़ रहे हो। तुम मिस ये को किस मुकाम पर रख रहे हो? फू, ये परिवार के वफादार बलिदानों को किस मुकाम पर रख रहे हो? ये सोचो कि पुराने जनरल ये तुम्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाते थे। क्या तुमने उनके प्रति इस तरह की कृतज्ञता दिखाई? क्या यही है तुम्हारा उनके उपकार का बदला? नहीं माताजी, असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं विफल नहीं हो सकता। जनरल ये के मेरे प्रति स्नेह और विश्वास के मैं अपने दिल के विरुद्ध नहीं जा सकता। मिस ये से शादी करके मेरा भी दिल किसी और पर आ गया है। अगर मुझे मिस ये से प्यार नहीं होता तो उनसे विवाह करके मैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। कितना खूबसूरत भाषण है और दिल से भरी बातें हैं। अगर मैंने मूल किताब नहीं पढ़ी होती तो मुझे यह बात काफी तर्कसंगत लगती। छोड़ो, पहले मारो फिर सोचेंगे। क्या तुम्हें आज पता चला है कि तुम्हारी सगाई तय है? जब सगाई पक्की हो चुकी है तो तुम्हें किसी और लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए था। मैं रुको, तुम्हें युलिन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं महल में नहीं था। क्या तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़े हो? यही है मो का असली रूप। सालों से दुष्ट सास बार बार असली रूप को भड़काती रही। छोटे पोते शेन युलिन को भी बिगाड़कर आलसी और अयोग्य बना दिया। सच्ची उपद्रवी। मैंने मारा तो क्या हुआ? मैं सेना में गया तो 1 साल भी नहीं हुआ। मां का स्वभाव इतना बदल कैसे गया? यह जियांग शांति से हाहा करती थी। मैं बुद्ध की पूजा करने गया तो 3 महीने भी नहीं हुए। वह पागल औरत बन गई है। तो यह पागल औरत, जल्दी से रुक जा। मैं तुझे बताता हूं। यू और मिस बाई की शादी मैंने पहले ही मंजूरी दे दी है। क्या? क्या तू मुझे भी मारेगा? मैं? तुम तुम ही तुम मुझे मारने की हिम्मत भी कर दी। मुंशी सुन, इस दुष्ट स्त्री को कुलदेवता के मंदिर में खींच ले जाओ। कुल नियमानुसार दंड दो। 30 डंडे लगाओ। 50 बड़े डंडों की सजा माफ करो। बाहर खींच ले जाओ। मुनीम सुन, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? महारानी मां, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मां, तुम दादी को कैसे मार सकते हो? बकवास है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। तुम अपनी दादी को ढाल बनाते हो। तुम अकृतज्ञ संतान हो। मैं? यह कैसा अन्याय है? यह बूढ़ी को क्रोध से भर देता है। शेन बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। अरे हाँ मां, यह है बाई गुड़िया। यही है जिसने मुझे रणक्षेत्र से बचाया, मुर्दों के ढेर से खोज निकाला। नहीं तो मैं कभी घर नहीं लौट पाता। मैं इनका ऋण कभी नहीं भूल सकता। मूर्ख मन, तुम्हें बचाने वाली ये लिंगलोंग थी। जब तुम मृत्यु के करीब थे तो ये लिंगलोंग ही वहां पहुंची, लाशों को एक एक कर पलटती रहीं और तुम्हें बाहर निकाला, नजदीकी शिविर में पहुंचाया। लेकिन उस किताब के लेखक ने मसाला लगाना चाहा, उसे शिविर के पास ही बेहोश कर दिया। इसी से बाई वुशुआंग को मौका मिल गया। तुमने क्या कहा? उसी ने तुम्हें बचाया है। मुझे तुमसे शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन कुमारी बाई पर मेरा एहसान है। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या यही वह है जिनकी तुम्हारे साथ सगाई है कुमारिये? यह सब शुआंग की गलती है। इससे शेन लांग को कठिनाई हुई। कितनी चालाक लोमड़ी है। अब तो सामने वाले के मुंह पर नाच रही है। फिर हाथ उठाने की कोशिश करके देखना। महारानी, मेरी जान बचाओ। तुम? मैं शेन को तुम्हें तलाक देने के लिए कहूंगी। यांग एर्स, तुम ठीक समय पर आ गए। यह जियांगशी दुष्ट और अवज्ञाकारी है। सास का आदर नहीं करती। देखो मुझे कैसे पीटा है। तुम्हें घर के नियमानुसार दंड देना चाहिए। उसे कड़ी सजा दो। अगर वह झुककर माफी नहीं मांगे, उसे तलाक दे दो। अवज्ञाकारी होने के नाम पर अधिकारियों के पास ले जाओ। महाराज, शेन युलिन वह दुष्ट प्राणी। सुश्री, ये एक अकेली लड़की को सताता है। ये परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है।
अब केवल सुश्री ये बची हैं। अब तो बस एक ही वंशज बचा है। अगर यह बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमारा हाउस ऑफ मार्क्विस, वो कहेंगे कि हमारा हाउस ऑफ मार्क्विस पूरी तरह निर्दयी है। मैं तो बस इस अवज्ञाकारी बेटे को सबक सिखाना चाहता था। उसने सास को ढाल बना लिया। किसे पता था कि बुजुर्ग मां भी भ्रमित हो जाएगी। जिद कर रही हैं कि मैंने ही उन्हें मारा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने इतनी सटीक मारा, फिर भी कहते हो कि मैंने नहीं मारा। यह तो बिल्कुल गलत है। मां पहले से ही स्वास्थ्य खराब होने के कारण सालों मंदिर में रहकर सादा भोजन करती हैं। बीमारी और भी गंभीर हो जाएगी यह सोचा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमारी बाई चिकित्सा में निपुण हैं। उन्होंने मुझे जिनसेंग का शक्तिवर्धक गोला दिया। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। बूढ़ी औरत बस स्वास्थ्य उत्पादों के झांसे में आ गई, इसीलिए उसकी इतनी रक्षा कर रही है। असल में उस गोली में सब ताकतवर दवाएं मिली हैं। लंबे समय तक खाते रहने से शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। सचमुच मुझे नहीं लगता मां सहीगलत में भेद नहीं करती, वफादार और धोखेबाज में अंतर नहीं समझती, बल्कि दिन ब दिन भ्रमित होती जा रही हैं। सुन बटलर, माताजी को भीतरी आंगन में पहुंचाओ। अच्छी तरह सेवा करना। जी। शेन यान, मैं तुम्हारी वैध माता हूं। तुम्हारी मेरी बात न मानने की हिम्मत? माताजी। यान बेटा। पिताजी, यह तो शायद पुत्र धर्म के विरुद्ध है। तुम्हें पुत्र धर्म की बात करने का साहस भी कैसे हुआ? सेवक, सुश्री ये के लिए एक कमरा तैयार करो, सबसे उत्तम कक्ष। बाकी सभी अनावश्यक लोग, एक को लकड़ी के शेड में भेजो और एक को पूजा घर में भेजो। अलग कैद करो, सजा का इंतजार करो। फालतू लोग। मैं? उसे कौन छूने की हिम्मत करता है? तो पहले मेरे शरीर पर से गुजरना होगा। शेन जी, अगर इससे हाओ की पत्नी को शांति मिले, गुस्सा शांत करने के लिए, तो शुआंग राजी है। शुआंग, तुम ऐसा अपमान कैसे सह सकते हो? मैं शेन जी के साथ हमेशा रह सकूं, बस यही मेरी तृप्ति है। तुम्हारी मिस ये के साथ सगाई तय है, तो तुम आज्ञा मानो, उससे शादी कर लो। मैं रखैल बनने को भी तैयार हूं। मैं तुम्हें रखैल कैसे बना सकता हूं? तुम दोनों यहां नाटक कर रहे हो। सपने देखना बंद करो। एक पत्नी और एक रखैल भी। कुमारी ये तुमसे शादी नहीं कर सकती। बड़ी बात नहीं, मैं हाउये के साथ उसे दत्तक पुत्री बना रहा हूं। ये परिवार की सेना को अब भी सहारा मिलेगा। तुम कहो, तुम उसे अपनी जान बचाने वाली मानो। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, उसे यह कैसे पता चला तुम कहां लड़ रहे थे? और कैसे? एक को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, सिर्फ तुम्हें ही मुर्दों के गड्ढे से बाहर खींच लाया है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। शायद भाग्य की वजह से 10 साल का ब्रेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता तो ये बात नहीं कह सकता। कुमारी ये, हम इस बेवकूफ से बात नहीं करते, उसकी अनदेखी करो। बंद कर दो। महारानी, मिस ये को ठीक से रखा गया है। हाँ, आप उसे चिंतामुक्त रहने दें। शेन युलिन के मामले के बारे में मैं उसे जरूर जवाब दूंगा। जी। लू यानली, तुमने वो दोनों गंदे चीजें वापस क्यों ला दी? तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों ने तुम्हें धोखा दे दिया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा मालिक वह घृणित पूंजीपति लू यानली, वह भी मेरी तरह इस किताब में आ गया। शेन यान बन गया। बहुत चालाक है, इतनी जल्दी पता चल गया। तो तुम क्यों अपनी पहचान सीधे न बताएं? अगर मैंने शुरू में ही आपको बता दिया होता कि मैं लू यानली हूं, मेरा अनुमान है महल से निकाला जाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही होता। तो आप पहले से जानते थे कि मैं आपको पसंद नहीं करता। किसने तुम्हें मुझे पूरे दिन ओवरटाइम करने दिया? ओवरटाइम के बाद भी तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। निंग निंग, मैं तो बस एक मौका बनाना चाहता था तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहने का। मुझे एहसास हुआ कि यह रणनीति बहुत ही असफल रही, इसलिए किताब में आने के बाद मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं।
तुम भी यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हारी भी दुर्घटना हो गई? हाँ, मेरी गाड़ी तुम्हारे पीछे थी, एक साथ टकरा गए। क्या हुआ? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उस दिन मैं तुम्हें अपना प्यार जताना चाहता था, लेकिन मैंने देखा तुम मेरे सामने हो। एक दुर्घटना हो गई। समय के मामले में समय 10 महीने मैं तुमसे पहले यहाँ आया। मैं तुमसे पहले आया 1 महीना। हर व्यक्ति को मैंने देखा और जांचा, सीधे नहीं मिला। इसलिए मैंने प्रार्थना की कि ऊपर वाला मुझे एक और मौका दे तुम्हें खोजने का। कभी सोचा नहीं था। उस दिन देखा तुम मेरी बीवी जैसे कपड़े पहने थे। इतना खुश था कि बोल नहीं पाया। डर था कहीं तुम भाग न जाओ। वास्तव में मैं तुमसे नफरत नहीं करता, सच में। चुटियान को छोड़कर तुम शेन युलिन को घर ले आए, इससे मैं बहुत नाराज हूं। मैं बस तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। वो 3 कमीने लगातार तुम्हारी परेशानी बढ़ा रहे हैं। बहुत परेशान करने वाली बात है। अगर फिर से महल से निकाल दिया गया, शायद फिर 2-3 दिन की देरी हो जाएगी। मैं जल्दी से समस्या का समाधान करना चाहती हूं। तो अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम मुझसे मूल पाठ को बेहतर समझती हो। वह बाई वुशुआंग, असल में उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वह दुश्मन देश की जासूस है। शेन युलिन से चिपकी रहती है, विवाह संधि को तोड़ने के लिए, ताकि ये सेना कमजोर रहे। चूंकि वह जासूस है, तो हम उसके साथ करेंगे एक चाल चलते हैं। अगर तुम जासूस हो, अब जब तुम पिंगयांग हाउस में आ ही चुके हो, क्या तुम नहीं चाहते थोड़ी और जानकारी बाहर भेजो? ये पूरी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का नक्शा इसी हाउस में है। तुम मुझसे 1 महीना पहले आए, कमाल हो। यह सब तुमने ढूंढ निकाला। हाउस के मालिक, तीनरे बेटा भाग गया है। वह कहां भागा है? कहां भागा? तीनरे बेटे ने मंदिर का ताला खोल दिया, लेकिन इस समय वह अभी भी दीवार के पास छुपा हुआ है। मेरे अनुमान से वह लकड़ी के शेड में जाना चाहता है। बाई गुड़िया को भी ले जाओ। मैंने आदमी भेज दिए हैं, चुपके से उसका पीछा कर रहे हैं। शेन यान ने सही कहा, सचमुच पेश आता है। लकड़ी के कमरे में बुलवाओ। चुपके से लकड़ी के कमरे को घेर लो। किसी को भी अंदर बाहर नहीं करने दो। हम और हाउये अभी आते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ। युवराज, अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। मुनीम सुन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम किसे तकलीफ देना चाहते हो? पिताजी माताजी, कृपया शुआंग को माफ कर दो। उसका स्वास्थ्य कमजोर है। वह अकेली लकड़ी के शेड में नहीं रह सकती। उसका शरीर नाजुक है। तो फिर तुम खुद लकड़ी के शेड में जाओ, अच्छी तरह देख लो। यह पिंगयांग हाउस का मालिक ऐसा निकला। वाकई धोखा देना मुश्किल है। लेकिन अच्छा है कि वह शेन युलिन एक बेवकूफ है। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी, उसके मुंह से निकालना होगा। रक्षा योजना कहां छिपी है? शुआंग, तुम असल में हो कौन? शेन शेन, तुम यहां कैसे? तुम्हें कुंफू कैसे आता है? रोज तो तुम बहुत नाजुक लगते हो, अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? शेन, मैंने जानबूझकर धोखा नहीं दिया। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर भी तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरों की जान लेना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बस उन्हें बेहोश किया है, उनकी जान नहीं ली। शेन जी, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती थी। उसे तुम्हारी क्या जरूरत थी? वह तो बस गुप्त दस्तावेज चुराना चाहती थी। माँ, इसका क्या मतलब है? मुझे पता था कि तू यह मूर्ख बेटा अभी भी उस पर विश्वास करता है। मैंने तुम्हारी दादी से पूछने के लिए कहा है। बाई वो शुआंग मांगी थी, उसकी महत्वपूर्ण गोली के लिए। आया लिन। हाँ, तीसरे कुमार, मैंने वैद्य से जांच करवाई है। यह गोली, इसमें एक जड़ी है।
जो सिर्फ दुश्मन देश के अंदरूनी इलाके में उगती है। यह साफ दिखाता है कि यह बाई गुनिया एक जासूस है। क्या यह कहना है कि तुमने मुझे युद्ध के मैदान में बचाया? यह जानकारी जुटाने का काम था। संयोग से आपने मेरी जान बचाई। शेन साहब, मैं नहीं जानता कि कहा आपकी माता जी का अपमान किया। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैं लंबे समय से सीमा पर रहता हूं। जड़ी बूटियां दुश्मन के इलाके में उगती हैं। यह तो चलन में है। शेन साहब, उसने कहा कि वह मुर्दों के ढेर से तुम्हें बचाया। इतनी लाशें थीं। हर एक को पलटा, गड्ढे खोदने पड़े, मिट्टी हटानी पड़ी। उंगलियां तो पहले ही फट चुकी थीं। उसने, लेकिन वह, उसकी तर्जनी उंगली साफ और बिना किसी निशान के है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं उसे मार दूंगी। बाई वुशुआंग, तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुमने मुझे बचाया ही नहीं। यह तुम्हारी अपनी मूर्खता थी। दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करना। तो यह जहरीली औरत मेरी हार का कारण है। खुद का इतना क्रूर न होना। अगर पहले ही जान लिया होता कि तेरे पास वाली ये परिवार की बेटी है, तो मैं उसे पहले ही मार देता। बाई वुशुआंग, आज तुम चाहे उसे मार पाओ या न पाओ, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसे पकड़ लो। तुम लोग मेरी चिंता मत करो। शत्रु के जासूस को किसी भी हाल में राजभवन से भागने नहीं देना। अच्छा, तो हम सब एक साथ मरेंगे। तुम हो, वास्तव में तुम हो। श्रीमती हाउ सही कहती हैं। मैं मूर्ख से विवाह नहीं करूंगी। मेरी आंखें अंधी थीं। सुश्री, ये आपने फिर मेरी जान बचाई। बस एक छोटी सी मदद थी। युद्ध में शत्रु का वध करना। हम तो ये परिवार के लोग हैं। यही तो हमारा कर्तव्य है। सासू जी, छिंग, धीरे, जल्दी मत करो। सासू जी, धीरे, गिर मत जाना। धीरे। सासू जी, आप ठीक तो हैं? सुना है महल में हमलावर आया था। मुझे कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा। यह तो पहले ही हो चुका है। कुमारी ये ने पकड़ लिया है। कुमारी ये, आप तो बहुत कुशल हैं। कुमारी ये, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आप तो विवाह का वादा भी तोड़ सकते हैं। आप जान बचाने वाले को भी गलत पहचान सकते हैं। तुम्हें मौका देने से क्या फायदा? तो फिर मुझे डांटो। मुझे मारकर अपना गुस्सा निकालो। इसे माफी मांगना कहते हैं। इतनी ईमानदारी भी नहीं। पहले खुद को कुछ थप्पड़ मारो, फिर बात करेंगे। मैं इंसान नहीं हूं। मैं मरने लायक हूं। कुमारी ये, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे पाप साफ करने का एक मौका दो। मौका? अरे छोड़ो भी। तुम सिर्फ भोली हो। तुमने अपनी इज्जत नहीं खोई है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे उत्तर में वापस ले चलो। ये परिवार की सेना को फिर से खड़ा करने में मेरी मदद करो। अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं विवाह के वादे को पूरा करने पर विचार कर सकती हूं। तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए आग में कूद सकता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के। फू। हाँ। निंग निंग, मैं वापस आकर रहना चाहती हूं। मेरा दिल तो बिल्कुल भर आया है। लेकिन क्या मुझे इस पुरुष प्रधान किताब की दुनिया में उसके साथ सच्ची पत्नी बनकर रहना है? क्या यह खुद खाई में कूदने जैसा नहीं है? तियांगरेन, चिंता मत करो। आज के बाद के सभी मामले तुम्हारे ही निर्णय से चलेंगे। केवल वचनों का कोई आधार नहीं। इंगयांग हाउस की मुहर ही मेरी उपस्थिति है। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। मुझे अपनी पत्नी को लाड़ करना अच्छा लगता है, पति को बिगाड़ना
चाहे दूसरे कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, मेरे अपने सिद्धांत हैं। सुनते हैं कल रात हाउ जी मालकिन के कमरे में सोए। यह तो 3 साल में पहली बार हुआ है। बहुत बढ़िया। राजा और रानी आखिरकार मिल गए। महारानी, दूसरी छोटी रानी की दुकान जल्द ही खुलने वाली है। कृपया प्रस्थान कीजिए। चलिए महारानी। अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। वाह, यह तो बस पलक झपकते ही हो गया। भाभी की दूसरी दुकान भी खुल गई है। भाभी आ गई हैं। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। मेरा छोटा भतीजा भी 100 दिन का हो गया है। तुम्हारी कब बारी है? पिछले रविवार, पिछले दिन, 3 दिन पहले, युआन को पहले ही वापस रहने भेज दिया है। मालकिन और हाउ जू आ गए हैं। जी जी, तुम यह क्या कर रही हो? जी जी, तुम्हारा यह हाल एक नजर में ही शानदार लगता है। एक नजर में ही धन लाता है। धन्यवाद माताजी। आज का उद्घाटन है। तीसरे भाई कहाँ हैं? देखो, वह आ ही गया। यह तो देखो, बिल्कुल नवविवाहित जैसा लग रहा है। दूजे भैया और भाभी को बधाई हो। सभी लोग आ चुके हैं। माँ ने आप और पिताजी को बुलाया है। आइए एक साथ फीता काटते हैं। ठीक है। वाह, तो सभी को सुख शांति मिले, धन समृद्धि हो।